जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं डीप सी माइनिंग के बारे में। आखिरकार क्या होती है डीप सी माइनिंग, किस प्रकार से की जाती है ये माइनिंग और आखिरकार ये क्यों न्यूज़ में बनी हुई है, सब कुछ जानने होंगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए डीप सी माइनिंग, ये आप समुद्र देख पा रहे हैं और इस समुद्र के अंदर एक जहाज खड़ा हुआ आप देख पा रहे हैं और ये साथ में एक यहाँ पर कुछ मशीन सी लग रखी है इसको, और ये एक केबल सी जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए। तो ये जो प्रोसेस चल रही है यहाँ के अंदर, ये क्या है, डीप सी माइनिंग हो रही है। तो आखिरकार क्यों है ये न्यूज़ में? ये देखिए, अभी हाल-फिलहाल में यूएन ने एक परमिशन दे दी है कि हम भाई डीप सी माइनिंग को अलाउ कर रहे हैं और डीप सी माइनिंग जो है उसके एप्लीकेशंस इन्होंने जुलाई से माँगे हैं कि जुलाई से जो-जो कंपनियाँ हैं, इच्छुक कंपनियाँ जो-जो हैं, वो अपने नॉमिनेशंस को फाइल कर सकती हैं। जिस तरह से आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तो आपको भी एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है? फिर वहाँ से वो जो एजेंसी होती है, जो भी एग्ज़ाम करा रही होती है, वो फिर एडमिट कार्ड निकालती है, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो और फिर उसका रिज़ल्ट आता है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रक्रिया को भी रखा गया है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो भी कंपनियाँ चाहती हैं कि हम डीप सी माइनिंग में पार्टिसिपेट करें, वो अप्लाई कर सकती हैं और अप्लाई की जो डेट है वो उन्होंने क्या निकाली है, जुलाई से हम एप्लीकेशंस माँग रहे हैं। ठीक, जुलाई से उन्होंने एप्लीकेशंस माँगे हैं, कंपनियाँ अपना-अपना नॉमिनेशन करेंगी, फिर वहाँ से ये जो बॉडी जो भी इसको रेगुलेट करती है, उसके भी बारे में बताएँगे। आईएसए नाम की बॉडी होती है, जिसको हम इंटरनेशनल सीबीओड अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, वो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। तो वो फिर उन नॉमिनेशंस को चेक करेगी और कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देगी कि हाँ भाई, हम तुमको अलाउ करते हैं कि डीप सी माइनिंग तुम कर सकते हो इस समुद्र के अंदर जाकर। आइए समझते हैं आखिरकार क्या होती है डीप सी माइनिंग। ये देखिए, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ छोटी-सी, ज़रा इसको समझिए। ये आपको गहरे समुद्र के अंदर, बीच समुद्र के अंदर आपको एक जहाज़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ से क्या निकल रही है, एक मशीन निकलती हुई आपको नज़र आ रही है। ये दरअसल क्या है, ये एक मशीन है, जो कि पानी के अंदर जा रही है और ये जो आप पुली की हेल्प से, ये तार इसमें बंधा हुआ है और ये पानी के अंदर मशीन जा रही है। अभी देखिएगा ये कितने गहराई तक जाएगी। ये अभी यहाँ पर एक मीटर बार लिख के आ रहा होगा, ये देखिए। ये 1800 मीटर के आस-पास जा चुकी है अभी ये मशीन और ये ग्राउंड सरफेस तक जाएगी। आप लोग सोच रहे हो कि सरफेस तक, ओशन के अंदर सरफेस कहाँ से होता है? देखिए, जो ओशन होता है उसके ऊपर जो होती है वो तो आपकी क्या होती है, पानी होता है, लेकिन उसका भी एक सरफेस होता है। तो उस सरफेस के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये उनकी खोज के लिए जा रही है। ये आप ब्लैक ब्लैक सा कुछ देख पा रहे हैं ना? ये जो हैं, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। अब ये जो मशीन है वो इन चीज़ को कलेक्ट करने के लिए डीप सी माइनिंग को किया जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से आपको ये दिखाई दे रही होगी ये मशीन्स, और ये कुछ ये दिखाई दे रहा है, ये मशीन चलती हुई जा रही है पानी के अंदर और ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स डले हुए हैं, ये उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब ये कलेक्ट तो हो रहे हैं, अब ये कलेक्ट होते हुए ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं वो इसमें कलेक्ट हो रहे हैं और ये जो कलेक्शन है, ये सारा का सारा जो हमने इस सी से जो निकली है, ये वापस से उसी सी के अंदर जा रही है। ये जो शिप है ना, उसी शिप के अंदर वापस जा रही है। अब ये देखिए, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा क्लीयरेंस, ये जो नीचे से ये मिट्टी लेके आ रही है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स लेके आ रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? ये ऊपर वाले शिप के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ से ये 2 पाइप आ गए। अब ये 2 पाइप का क्या काम है? एक, इस इम्प्योरिटी भी चली जाती है इसके अंदर। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के साथ-साथ पानी भी चला जाता है और इम्प्योरिटीज़ भी चली जाती हैं। तो ये ऊपर जो शिप के अंदर ये रिफाइन होके आता है, रिफाइन होने के बाद जो पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है और जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, जो हमारे ह्यूमन्स के यूज़ के लिए हैं, मैनकाइंड के यूज़ के लिए हैं, वो जो है वो इसके अंदर आ रहा है और ये हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपकी ये वाली वीडियोज़ माइनिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डीप सी माइनिंग में हम करने क्या जा रहे हैं, निकालने क्या जा रहे हैं। देखिए, समुद्र के अंदर सरफेस पे काफ़ी सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ये आलू की शेप के होते हैं। देखिए, ये कुछ शेप इनकी इस तरह की होती है। ये जो आप रॉक देख पा रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह की रॉक के अंदर, ये शेप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके अंदर होता होता क्या है, इनके अंदर जो होता है, कोबाल्ट की मात्रा, कॉपर की मात्रा, निकल की मात्रा और मैंगनीज़ की मात्रा जो होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती है। और ये जो कॉपर, कोबाल्ट की जो मात्रा है, उनकी पूर्ति के लिए जो है, हम डीप सी माइनिंग को अलाउ कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकालने जा रहे हैं? लिथियम जो है इनके अंदर पाया जाता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर, ठीक है? तो उनका हम इस्तेमाल कहाँ करने जा रहे हैं? जो बैटरी बनाते हैं ना हम,
तो बैटरी के बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं इन्हीं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का, और जो हम यहाँ से मटेरियल्स जो मिनरल्स निकाल रहे हैं डीप सी माइनिंग के थ्रू, उनका हम इस्तेमाल अपने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए करने जा रहे हैं। एक बार ज़रा हम वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देख सकते हैं कि आखिरकार कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ पाई जाती है। देखिए, ये जो ब्लू वाले जो रीजन देख रहे हैं, ये जो है ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को दर्शा रहे हैं। ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स को दर्शा रहे हैं, और ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कोबाल्ट रिच क्रिस्ट है, और ये जो वाइट वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसको हम ईईजेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, थोड़ा-सा और आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अब इसके बारे में क्या है कि डीप सी माइनिंग के लिए अब कुछ देश ने ये भी कहा है कि भाई ये डीप सी माइनिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो उन्होंने ये कहा है कि भाई पहला कारण तो ये है कि इससे जो है समुद्र के अंदर जो मरीन लाइफ है वो प्रभावित होगी। मरीन लाइफ आप लोग सोच रहे हो कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर जैसे इंसान रहते हैं वैसे ही पानी के अंदर जो है काफ़ी सारी मछलियाँ रहती हैं, काफ़ी सारे कोरल्स रहते हैं, है ना? और काफ़ी तरीके की अलग-अलग बायोडायवर्सिटी जो होती है पानी के अंदर वो देखने को मिलती है आपको, कोरल्स के रूप में, फिशेस के रूप में, अलग-अलग मैमल्स के रूप में, अलग-अलग एनिमल्स के रूप में आपको समुद्र के अंदर मरीन एनिमल्स का एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। तो उनका कहना है कि इससे जो मरीन लाइफ है वो प्रभावित हो जाएगी। इसके साथ-साथ जो पानी के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है? जिससे कि ओवरऑल इनकी जो लाइफ होती है उसको थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक जो मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है यहाँ से, वो निकल के आ रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है ये आप देखिए, ये जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी, ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए। इसलिए कौन-कौन से देश ने इसके लिए खिलाफ में गए हैं? देखिए, कनाडा है, ब्राज़ील है ना, बेल्जियम है, ये सारे देशों ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि डीप सी माइनिंग के प्रोज़ क्या-क्या हैं? तो इसका प्रो जो है, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं डीप सी माइनिंग को अगर हम करते हैं, तो उसका पहला जो प्रो है वो ये है कि भाई इससे जो हमारी एनर्जी डिमांड है ना वो पूरी फुलफ़िल होगी, ठीक है? जैसे कॉपर निकालेंगे हम, लिथियम निकालेंगे, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? तो उनकी जो पूर्ति होगी वो हम कहाँ से करने जा रहे हैं? डीप सी माइनिंग के अंदर करने जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा जो इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम इससे क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ, जैसा कि हमने क्लाइमेट का जो गोल रख रखा है कि हमें ज़ीरो क्लाइमेट चेंज लेके आना है ना? अलग-अलग प्रोटोकॉल्स के तहत, अलग-अलग समिट्स के अंदर हम ये वादा करते हैं कि हम लेस कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो इससे इससे क्या होगा कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ पाएँगे, और एक रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, ठीक है? उसको एक तरीके से बढ़ावा मिल पाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। एनर्जी की जो सिक्योरिटी होती है वो भी यहाँ से पूरी होगी, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम ऐसा कर पाएँगे, अगर हम डीप सी माइनिंग को अलाउ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मिलते हैं आपके समुद्र के फ्लोर के अंदर, है ना, ओशन फ्लोर के अंदर, तो उससे क्या होगा कि हम उनको रेयर अर्थ मेटल्स को अपने इस्तेमाल में कर पाएँगे, और जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो थोड़ी-सी कम होगी। इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी IEA जो है उसने भी बोला है कि 2 डिकेड्स के लिए अगर हम इससे करेंगे तो 2 डिकेड के अंदर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब एनवायरमेंटलिस्ट ने इस बारे में क्या कंसर्न्स ज़ाहिर किए हैं? एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि भाई ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? पहला तो मरीन लाइफ डिग्रेड होगी, है ना? उनको नुकसान होगा। दूसरा इनका कहना है कि माइनिंग कोड यहाँ पर मिसिंग है। देखिए, जब भी कोई कार्य होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस इश्यू की जाती हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हें ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, इसी गाइडलाइंस के तहत करते हुए आपको ये काम करना है, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर गाइडलाइंस दी जाती हैं तो जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, अगर वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो उस कंपनी को कुछ ना कुछ हर्जाना पे करना होता है। लेकिन ऐसा इस अथॉरिटी ने या इस बॉडी ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसलिए माइनिंग कोड जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो इनका कहना है कि भाई पहले माइनिंग कोड को लेके आओ, है ना, एक गाइडलाइंस लेके आओ कि हमें किस प्रकार से माइनिंग करनी है, उसके बाद इस माइनिंग को करवाइए, तो इससे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कम नुकसान होगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, जब माइनिंग कोड मिसिंग है तो मतलब कोई एक फिक्स गाइडलाइन नहीं है, तो जो भी बॉडी बैठेगी वो थोड़ी सी इम्पार्शियल होगी। कैसे होगी? जैसे सपोज़ कीजिए जो बॉडी बैठेगी IASC बैठेगी, ठीक है? तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, ठीक है? तो वो
यहाँ पर क्या करेगी, माइनिंग को ले लेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स को ले लेगी, है ना? तो इसलिए इनका कहना है कि भाई पहले एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस लेके आओ कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कैसे माइनिंग की जाएगी, है ना? तो ये सारी चीज़ों की इनकी डिमांड है और साथ ही साथ इससे सी बेड को नुकसान पहुँचेगा, ऐसा भी इनका मानना है और फिश की पॉपुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। अब थोड़ा-सा जानते हैं कि आखिरकार ये जो बॉडी काम करवा रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो काम करवाया जा रहा है, कौन-सी बॉडी है? इसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो यूएन के कन्वेंशन के थ्रू हुआ था, जिसको हम अनक्लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक? इसका जो हेडक्वार्टर है, वो आपका जमाइका के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि कहाँ पे है? किंगस्टन के अंदर है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे? जमाइका के अंदर है और साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख ज़िम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि प्रिवेंट करना है सी बेड को और इसके साथ ये भी देखना है कि जो मरीन एनवायरनमेंट है, वो प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो होती है, इस अथॉरिटी की होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय